नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 3 सितंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए, इस सत्र को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हमेशा आप लोगों के लिए एक नई पहल लेकर आता है। तो इस तरह से एनसीईआरटी फंडामेंटल, जो कि आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए एक प्रमुख बेस है, आधार है, तो इसके लिए हम लोग फंडामेंटल कोर्स शुरू कर रहे हैं। यह 3 महीने का कोर्स है और यह व्याख्यान 3 सितंबर से यानी आज से शाम 6 बजे शुरू होगा। तो इसे आप लोग जरूर देखें। और दोस्तों, यह पूरी तरह से निःशुल्क कार्यक्रम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे लाइव सेशंस, स्टडी नोट्स और साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी भी इसमें किया जाएगा। अब बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, विक्रांत इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया सेज मोदी, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है। दोस्तों, यहीं पर दूसरी खबर भी आईएनएस विक्रांत से ही संबंधित है। तो इन दोनों खबरों को हम एक साथ लिए हैं और यह पृष्ठ संख्या 1 और पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है। तो इसे हम सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी डिफेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। तो दोस्तों, यह देश का पहला स्वदेशी, ये ध्यान रखेंगे, यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो इस विमान वाहक पोत को किसमें शामिल किया गया? नौसेना में इसे शामिल किया गया। दोस्तों, यह दोनों लेख अगर देखा जाए तो प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए लाभदायक, यानी प्री परीक्षा के तहत अगर हम देखें तो इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आईएनएस विक्रांत से संबंधित, आईएनएस विक्रमादित्य, भारत पाक युद्ध 1971। और दोस्तों, यह मुख्य परीक्षा में क्या आ सकता है? इसके महत्व के बारे में पूछ सकता है और इस तरह से बुनियादी ढांचे का हम विकास कैसे करें, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है। तो आइए इसमें एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो विवरण में यही दिया गया है कि जहाज का नाम यानी आईएनएस विक्रांत, यह पहले विमान वाहक पोत विक्रांत के नाम पर रखा गया था। यानी दोस्तों, पहला जो विमान वाहक पोत था उसका नाम भी विक्रांत ही था, जो कि 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और 1997 में उसे डीकमीशन कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो यह स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो ऐसे में देखा जाए तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी बन सकता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है। तीसरा, अगर हम देखा जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह से यह आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है वह पूरी तरह से प्रासंगिक होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, 2013 से 17 तक नौसेना ने 2 विमान वाहक पोतों को मैदान में उतारा था। यानी पहला जो था ब्रिटेन से प्राप्त किया गया था विराट, और रूस से आईएनएस विक्रमादित्य, जो कि अभी वर्तमान में सेवा में है। और इस तरह से फिर से अब आईएनएस विक्रांत, जो कि स्वदेशी निर्मित यह विमान वाहक पोत है। तो इस तरह से चालू हो जाने के बाद भारतीय नौसेना एक बार फिर से 2 पूर्ण वाहक समूहों को तैनात करने में सक्षम हो जाएगी। यानी पूरे इंडो प्रशांत में अपने पदचिह्न का विस्तार वह कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर हम भारत की देखें तो यह पूरा हिंद महासागर है और इधर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते समय यह तो दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व में आप देखोगे तो प्रशांत, यानी यहाँ पर भी वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और यहाँ पर भी। तो ऐसे में यह 2 विमान वाहक पोत कार्य करेंगे। दोस्तों, इसकी जो क्षमता है 42,800 टन के विस्थापन वाले जहाज को नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, अब यह प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसको किसने डिजाइन किया है। तो यह जो है ब्यूरो द्वारा, यह किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे, नौसेना के युद्धपोत डिजाइन यानी WDB कहेंगे इसे, द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा इसे बनाया गया था। यानी किस शिपयार्ड में बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड। तो कोचीन शिपयार्ड कहाँ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल में है। और यह जहाज मिग-29 के फाइटर जेट्स और कोमो 31 और अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर समेत 30 एयरक्राफ्ट के एयर विंग को ऑपरेट करने में सक्षम है। हालांकि आगे अभी मैं इसकी खूबियों की चर्चा अलग से करूंगा। तो यह जो है बिना ईंधन से ही कोच्चि से यानी यहाँ से चलेगा और यह
देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए ये दक्षिण अमेरिका के ब्राजील तक पहुंच सकता है। यानी कह सकते हैं कि इसको बनने में 17 साल लगे और विक्रांत की जो वास्तविकता में कह सकते हैं कि इसमें जो खर्च आया है वह 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो यह व्यवहार घरेलू रक्षा उद्योग का विकास करना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है। तो दोस्तों, नया विमान वाहक भारत में विस्तार में आत्मनिर्भरता या रक्षा में आत्मनिर्भरता का यह संकेत है। तो यह देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 76% यह पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। दोस्तों, इस जहाज के निर्माण से कई तकनीकी स्पिन ऑफ युद्धपोत ग्रेड स्टील के निर्माण की क्षमता शामिल है जिसे भारत आयात करता था। इसकी कमीशनिंग भारत और उसके उभरते रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को लक्ष्य को और आगे बढ़ाने का विश्वास दिलाती हैं। तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि यह जो हमारा वर्तमान में रक्षा निर्यात है भारत का, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रक्षा निर्यात सरकार के अभियान का प्रमुख स्तंभ है। 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने इटली, मालदीव, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, इजराइल, मिस्र, इन सब देशों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्र, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस के साथ तो अभी हाल ही में समझौता भी हुआ है। तो यह जो है यह ध्यान रखेंगे तो इन जैसे देशों को हथियार और उपकरणों को निर्यात किया है। तो निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम तथा रडार सिस्टम शामिल है। यानी ये सब इक्विपमेंट भारत निर्यात करने लगा है। तो भारत का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे क्या कहते हैं, सिप्री कहा जाता है, याद रखिएगा, सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो भारत 2015 से 19 के लिए प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत का जो स्थान है वह 23वां स्थान है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा स्थान है, 23वां स्थान है, यानी 2015 से 19 के लिए प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में, और इस तरह से 23वें स्थान पर है। और भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 0.17% हिस्सा ही निर्यात करता है। तो भारत के रक्षा निर्यात में निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह भी है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अब तक निर्यात के लिए कोई समर्पित एजेंसी नहीं है। और दोस्तों, यह कहा जा रहा है कि भारत 2024 तक, कब तक, 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का यह लक्ष्य रखा है। तो यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, अन्य देशों में विमान वाहक पोत जो बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट 11 विमान वाहक पोत हैं, चाइना के पास 2 है, इटली के पास 2 है, यूनाइटेड किंगडम के पास 2 है, और अब भारत के पास भी 2 हो गया, यानी 2 जुड़ गया। लेकिन एक क्या है, स्वदेशी है, और एक जो है रूस से लिया गया है, जो विक्रमादित्य उसका नाम है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं। तो 2 की उसमें शामिल कह सकते हैं, एक ऐसे गुट में शामिल हो गया है भारत जिसकी जो क्षमता है 40,000 टन से अधिक है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, रूस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फ्रांस है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस गुट में यह शामिल हो गया है जिसकी क्षमता 40,000 टन से अधिक है। तो यह अन्य देशों के विमान वाहक पोत यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण यही आता है कि आईएनएस विक्रांत की खूबियां क्या है। मैंने कहा था ना, इसको मैं अलग से बताऊंगा। तो यह देख सकते हैं कि 42,800 टन इसकी। और दोस्तों, आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लंबा है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 262 मीटर, और 62 मीटर ही यह चौड़ा है, यानी 61.6, यानी कह सकते हैं कि यह जो है लगभग 62 मीटर ही यह चौड़ा है, जो इसके फ्लाइट के डेक को फुटबॉल के 2 मैदानों से बड़ा बनाता है। दोस्तों, यह 28 समुद्री मील, जिसे नॉटिकल मील कहा जाता है, यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो 28 समुद्री मील की अधिकतम डिजाइन स्पीड के साथ सफर कर सकता है, और इसमें एक साथ 30 एयरक्राफ्ट, ओवर 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर इंक्लूडिंग MiG-29 KS कोमो और MS-60
चॉपर्स। तो यह इसकी खूबियां हैं। आईएनएस विक्रांत में एक चलता फिरता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। इसके मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मॉड्यूलर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी क्लिनिक, इंटेंसिव केयर यूनिट, पैथोलॉजी सेटअप, सीटी स्कैनर के साथ रेडियोलॉजी विंग व एक्सरे मशीन, एक डेंटल कॉम्प्लेक्स, आइसोलेशन वार्ड और टेलीमेडिसिन सुविधाओं के साथ 16 बेड का अस्पताल भी यहाँ पर मौजूद है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही रोचक है इसके बारे में कि यह जो है आईएनएस विक्रांत, इसकी जो 18 मंजिल, जैसे बिल्डिंग्स आप देखते होंगे शहरों में, यह 18 मंजिल ऊंचा जहाज। दोस्तों इसमें 2300 कंपार्टमेंट हैं, जिनमें 1600 क्रू मेंबर्स हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, और महिला अधिकारियों और सेलर्स के लिए विशेष केबिन भी बनाए गए हैं। और दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशीकरण की चुनौतियां क्या हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि सब सिस्टम और घटकों के लिए आयात पर निर्भरता। यानी किसी भी युद्धपोत में 3 घटक होते हैं। कौन कौन? फ्लोट, मूव और फाइट। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारतीय नौसेना में फ्लोट श्रेणी में लगभग 90% क्या है, स्वदेशीकरण हासिल करने में तो यह सफल रही। लेकिन इसके प्रणोदन के प्रकार के आधार पर मूव श्रेणी में लगभग 60% ही स्वदेशीकरण हो पाया है। हालांकि फाइट श्रेणी में लगभग 30% स्वदेशीकरण हासिल किया है। आयात, यह कह सकते हैं यही कारण है कि अन्य जो बच रहा है प्रतिशत, उसको हम आयात करते हैं। तो इस पर अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह हमारे लिए चुनौती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 टर्म आया है, फ्लोट, मूव और फाइट। ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोट। तो इस फ्लोट का क्या मतलब है? तो फ्लोट का मतलब ये होता है, फ्लोट श्रेणी में जहाज के पतवार की संरचनाओं और फिटिंग से जुड़ी, ध्यान रखेंगे किससे, फिटिंग से जुड़ी सभी सामग्री, उपकरण और सिस्टम शामिल होते हैं। जबकि मूव, ये क्या है? तो यह मूव जो है, मूव श्रेणी के तहत उपकरण में प्रणोदन प्रणाली, बिजली उत्पादन, टरबाइन इंजन, अग्निशामक प्रणाली इसमें शामिल है। तो इसमें अभी हमारी कमजोर है व्यवस्था, इसको और डेवलप करने की आवश्यकता है। और दोस्तों फाइट श्रेणी की अगर बात करें, तो फाइट श्रेणी के तहत उपकरण में सभी प्रकार के जहाज जनित हथियार और सेंसर सिस्टम शामिल हैं, जो जहाज की युद्ध क्षमता को प्रभावित करता है। अब यहां पर दूसरा जो महत्वपूर्ण चुनौती है, हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभुत्व। तो दोस्तों चीन नो डाउट कह सकते हैं, एंटी पायरेसी मिशनों के आधार पर चीन हिंद महासागर में, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर उसने हम्बन टोटा पर अपना बेस, अभी कुछ दिन पहले उसका जहाज यहाँ पर रुका था। तो ये कहा जा रहा था कि यह भारत की जासूसी करने के लिए आया है, यहाँ की जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया है। तो एकदम नज़दीक भारत के आ गया। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर अंडमान निकोबार ऊपर कोको चैनल, तो यहाँ पर भी उसने, म्यांमार का है ये भाग, तो यहाँ पर भी बेस बना लिया है। इसी तरह से इधर अगर हम बात करें पड़ोसी देश, तो यहाँ ग्वादर पोर्ट। और दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण है, लागत और समय की अधिकता। तो नौसेना को अधिकांश उत्पादन परियोजनाओं में लागत और समय की अधिकता का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदे जाने के सोचिए 10 साल बाद उसको कमीशन किया गया, यानी 10 साल के बाद उसको सेवा में शामिल किया गया। और इसकी जो एक महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, पुरानी पनडुब्बियां। तो नौसेना के विमान वाहक पोत को अन्य कर्तव्यों के साथ समर्थन देने के लिए एक पनडुब्बी बेड़े को अपरिहार्य माना जाता है। और इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में नौसेना 15 पारंपरिक पनडुब्बियों को नियुक्त करती हैं, जिनमें से प्रत्येक को अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए सतहों को जोड़ने की आवश्यकता, जिसमें हर बार लॉन्च होने पर उनका पता लगाया जा सकता है। तो यानी अभी हम पुरानी ही पनडुब्बियों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि अभी अत्याधुनिक नहीं है, उनमें तकनीकों का विकास नहीं हुआ है। तो यह करने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, बजट भी आवश्यक है। जैसा कि आप आईएनएस विक्रांत में 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या 9 पर आया है सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर, यानी इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों नेवी का जो इंसाइन है, यानी झंडा है, वह बदल गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों यह 1950 के बाद अगर देखा जाए तो यह चौथी बार इसमें परिवर्तन हुआ है कि 2 सितंबर 2022 का दिन, एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए यह स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसी दिन भारत न सिर्फ अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिला, बल्कि नौसेना को अपना नया नेवल एंसाइन भी मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेवल एंसाइन, यानी यह अपना झंडा या पताका मिल गया। तो दोस्तों यह भारत के लिए गौरव की बात है। अगर इस हम झंडे को देखते हैं तो इसमें हमारे इस ध्वज में भारत के गौरवशाली इतिहास की शौर्य गाथा है। उपनिवेशवाद से आजादी का प्रतीक इसमें दिखता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में नौसेना के पताका में ऊपर बाएं कैंटन में राष्ट्रीय ध्वज, 36 धारियां, लाल धारियों के चौराहे पर एक सुनहरा पीला राज्य प्रतीक शामिल है। दोस्तों देवनागरी लिपि में उकेरे गए राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि राज्य चिन्ह के तहत इसमें शामिल किया गया था। इस सफेद झंडे में आप देख सकते हैं दो मुख्य घटक हैं, यानी ऊपरी बाएं कैंटन में हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो यह राष्ट्रीय ध्वज और फ्लाई साइड के केंद्र में एक नेवी ब्लू गोल्ड अष्टकोण, तो यहाँ पर आप दिख रहा है आपको यह अष्टकोण बना हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से यह तो अष्टकोण स्वर्ण राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट के साथ नीली देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो स्वर्ण अष्टकोणीय सीमाओं के यह साथ है, जो कि एक एंकर के रूप में इसमें टिकी हुई है और एक ढाल पर लगी हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ढाल है इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं इस पर लगी हुई है। और ढाल के नीचे अष्टकोण के भीतर एक सुनहरे बॉर्डर वाला रिबन में गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि पर स्वर्ण देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, सम नो वरुण, यहाँ देखिए सम नो वरुण लिखा गया है। तो दोस्तों इस तरह से अष्टकोण के भीतर शामिल डिजाइन को भारतीय नौसेना के शिखर से लिया गया है, जिसमें फाउल्ड एंकर जो औपनिवेशिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है को भारतीय नौसेना की दृढ़ता को रेखांकित करते हुए एक स्पष्ट एंकर के साथ बदल दिया गया है। और अष्टकोणीय आकार का नेवी ब्लू रंग भारतीय नौसेना की नीली जल क्षमताओं को, ये किसको दिखा रहा है, जल क्षमताओं को यह दर्शाता है। और दोस्तों जुड़वा अष्टकोणीय सीमाएं शिवाजी महाराज राज मुद्रा, ये ध्यान रखेंगे, राज मुद्रा या छत्रपति शिवाजी महाराज की मोहर से प्रेरणा लेती है, जो कि एक दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण वाले प्रमुख भारतीय राजाओं में से एक हैं, जिन्होंने एक विश्वसनीय नौसेना बेड़े का निर्माण किया। अष्टकोणीय आकार 8 दिशाओं, यानी अब देखिए इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 4 कार्डिनल और 4 इंटर कार्डिनल है का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय नौसेना की वैश्विक पहुंच का प्रतीक है। तो अष्टकोण सौभाग्य, अनंतकाल, नवीकरण का यह प्रतीक है और सभी दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा यह खींचता है। इस प्रकार नया नौसेना सफेद पताका भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत में निहित है, साथ ही साथ हमारी नौसेना की वर्तमान क्षमताओं को भी दर्शाता है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी में अपने नौसेना पर काम करना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने एक आधुनिक नौसैनिक बल की नींव रखी थी। और दोस्तों मराठा साम्राज्य के समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए कोंकण तट, कहाँ है ये, यहाँ पर आप देखते हैं ना कोंकण रेलवे बहती है, ये कोंकण तट, तो कोंकण तट पर एक मजबूत नौसैनिक बेस स्थापित की गई थी। तो भारतीय नौसेना के एक दस्तावेज के अनुसार शिवाजी के अधीन नौसेना इतनी मजबूत थी कि मराठा, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच के खिलाफ भी अपनी पकड़ बना सकते थे। और शिवाजी महाराज के जहाज निर्माण के लिए कल्याण, भिवंडी और गोवा का चुनाव किया गया था, यानी वहां पर निर्माण होता था। यहां पर व्यापार तथा जंग दोनों के लिए निर्माण किया जाता था जहाजों का। और यह बताया जाता है कि तब शिवाजी महाराज की नौसेना में 60 जहाज हुआ करते थे और 10,000 नौसैनिक हुआ करते थे। यानी नौसेना के दस्तावेज में यह भी कहा है कि उन्होंने मरम्मत, भंडार और शेल्टर के लिए कई समुद्री किलों और ठिकानों का भी निर्माण किया था। तो शिवाजी के समुद्र तट पर जंजीरा के सिद्दियों के साथ कई लंबी लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने दक्कन में 8 या 9 बंदरगाहों पर कब्जा करने के बाद अपने दम पर विदेशियों के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज के संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ है। सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, पृष्ठ संख्या 6 पर है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यह दिया हुआ है कि एनपीटी
यानी अप्रसार संधि अस्थिर दिखने लगा है। यानी इसे बनाए रखने के लिए आज की राजनीतिक वास्तविकताओं जैसे बहुध्रुवीय परमाणु दुनिया में बढ़ती प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, परमाणु हथियारों के अप्रसार एनपीटी पर संधि के पक्षकारों का यह 10वां समीक्षा सम्मेलन था, जो कि न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। तो यह संधि 52 साल पूर्व यानी 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कि 1970 से यह प्रभाव में आई थी। तो इस तरह से वैश्विक परमाणु व्यवस्था की आधारशिला के रूप में इसे वर्णित किया गया और यह मूल रूप से 2020 के लिए अपने 50वें वर्ष के लिए योजना बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, कोविड-19 के कारण यह सम्मेलन में देरी हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर यही देख सकते हैं, फिर भी इस 4 सप्ताह की बहस और चर्चा के बाद प्रतिनिधि अंतिम दस्तावेज पर सहमत होने में विफल रहे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एनपीटी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अप्रसार संधि क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मैंने बताया कि 1968 में यह हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों, वर्तमान में इसमें 190 से 91 सदस्य हैं और इसका जो उद्देश्य है, प्रसार को 3 आधार पर रोकना, यानी अप्रसार यानी इस पर बैन करना है, निशस्त्रीकरण यानी जो शस्त्र बन गए हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना, और इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा का शांतिपरक उपयोग करना, यानी यह हम स्वच्छ ऊर्जा के रूप में न्यूक्लियर ऊर्जा बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, परमाणु ऊर्जा का हम उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम नकारात्मक भावों से नहीं कर सकते, यानी उसका प्रयोग हम परमाणु बम बनाने के लिए नहीं कर सकते। ये तो उसका उद्देश्य था। और साथ साथ देखा जाए तो भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि भारत और भी कई देश थे जो पहले शामिल हुए फिर हट गए। तो भारत का यही कहना है कि यह ट्रीटी पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं लाती है, और इस तरह से जो टॉप 5 या कह सकते हैं इसमें जो परमानेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं, 5 सदस्य, उनके लिए ही यह बनाई गई है। यह किस लिए आया? तो आपने देखा ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम हमला हुआ था, जिसकी वजह से पूरी मानवता का विनाश हुआ था। तो इस तरह से परमाणु युद्ध, इसका कोई मतलब कह सकते हैं कि इसमें कोई भी देश जीतता नहीं है, बल्कि मानवता मारी जाती है। तो ऐसे में यह परमाणु अप्रसार संधि का बात किया गया। तो दोस्तों, एनपीटी की सफलता और कमजोरियों की बात की जाए, 1970 के बाद जब एनपीटी लागू हुआ, चूंकि 1970 में यह प्रभाव में आ गया, 10 समीक्षा सम्मेलनों में केवल 4 यानी 1980 और 90 तथा 2000 और 2010 में एक आम सहमति पर दस्तावेज के साथ यह संपन्न तो हुआ था। तो दोस्तों, जो समीक्षा वर्ष थे, तो दोस्तों 75, 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 10, 15 और 22। तो इस तरह से विडंबना यही है और यह महत्वपूर्ण है कि 1995 में इसका फिर से समीक्षा सम्मेलन भी हुआ, जिसने एनपीटी को शाश्वता में विस्तारित करने का निर्णय लिया, और समीक्षा प्रक्रिया के हफ्तों बाद ही टूट गई। यानी निर्णय तो लिया जाता है, बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन हालांकि यह हम कह सकते हैं कि 2022 में यह महत्वपूर्ण इसमें अंतर था। तो अंतर क्या था कि इसने रूस को पश्चिम के खिलाफ खड़ा किया। दोस्तों, मार्च के बाद से रूसी कब्जे के तहत यूक्रेन में ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु सुरक्षा संकट को संबोधित करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं उसका सॉल्यूशन निकालने में अंततः यह बैठक विफल रही। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति और 1991 में सोवियत संघ का टूटना और अप्रसार प्रमुख शक्तियों के लिए एक साझा प्राथमिकता बना रहा, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मूल रूप से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अप्रसार प्रहरी के रूप में जाना जाने लगा। क्योंकि दोस्तों, IAEA पूरी तरह से इस पर अब नजर रखता है, इसकी पूरी जानकारी रखता है, ईरान पर आए दिन वह बोलता रहता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रसार के उद्देश्यों को बड़े पैमाने पर हासिल किया गया। यानी इस आशंका के बावजूद कि कहा गया था कि 1980 के दशक तक 25 परमाणु संपन्न या परमाणु शक्तियां होंगी, जबकि पिछले 50 वर्षों में केवल 4 और देश परमाणु शस्त्रागार का परीक्षण और विकास कर पाए। यानी वह देश कौन कौन से थे, जिसमें अपना भारत भी रहा है,
इजराइल था, ये ध्यान रखेंगे, इजराइल, उत्तरी कोरिया, और ये लोग अभी यह एनपीटी पे साइन नहीं किया है, उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों अन्य दो पहलुओं पर अगर बात किया जाए तो एनपीटी ढांचे के परमाणु निशस्त्रीकरण पर कोई सार्थक चर्चा या वार्ता कभी नहीं हुई है। वास्तव में 1980 के दशक की शुरुआत में परमाणु शस्त्रागार में बल्कि वृद्धि हुई है, यानी यूएस और यूएसएसआर यानी रूस के बीच शस्त्र नियंत्रण वार्ता हुई और दोनों देशों ने 1980 के दशक की शुरुआत में अपने सामूहिक शस्त्रागार को लगभग 65,000 के उच्च स्तर से 12,000 करने की लाने में सफल रहे, लेकिन यह प्रक्रिया भी आगे जाकर के ठप हो गई। तो दोस्तों पहला संकेत 2002 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे एबीएम कहते हैं, संधि ने यूएस की वापसी थी और इस आधार पर इसने अपनी मिसाइल रक्षा गतिविधियों को अनुचित रूप से बाधित किया था। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में अमेरिका ने रूस को 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज संधि को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिसने दोनों देशों को 500 से लेकर 5500 किलोमीटर की रेंज के साथ सभी जमीन से लॉन्च की गई मिसाइलों से छुटकारा पाने के लिए बाध्य किया था। तो यह जो है अमेरिका ने रूस पर अपने दायित्वों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया और बताया कि चीन के मिसाइल विकास ने नए सुरक्षा खतरे पैदा किए जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। अमेरिका अब दो रणनीतिक प्रतिद्वंदियों का सामना कर रहा है, यानी एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ रूस है। तो दोस्तों रूस और अमेरिका के बीच एकमात्र जीवित हथियार नियंत्रण संधि नई स्टार्ट संधि है, ये ध्यान रखेंगे, START, जो 700 लॉन्चरों और प्रत्येक के 15,500 वारहेड के परिचालन रणनीतिक परमाणु हथियारों पर एक सीमा लगाती है। और दोस्तों यह 2026 में समाप्त हो रहा है। या किसी भी अनुवर्ती चर्चा के कोई संकेत यहाँ नहीं दिख रहे हैं। और दोस्तों लोग परमाणु आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं। यूएस का 30 वर्षीय परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आक्रमण के खिलाफ विश्वसनीय प्रतिरोध प्रदान करता है और पहले से ही चल रहा है। तो अब सोचिए एनपीटी कहां पर यह कहीं न कहीं यह अस्थिर होने लगा है, हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप देख सकते हैं कि रूस भी, चीन भी हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहा है और मिसाइल रक्षा के साथ साथ बड़ी मिसाइलों से बचता है जिन्हें आर्कटिक के ऊपर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से पिछले साल चीन पर उपग्रह इमेजरी से यही पता लगा है कम से कम 3 नए मिसाइल भंडारण स्थल विकसित किए जा रहे हैं और ये हम लोगों ने न्यूज में भी डिस्कस किया था। इस तरह से चीन 2030 तक अपने शस्त्रागार में लगभग 350 वारहेड के मौजूद स्तर से 1000 से अधिक विस्तारित करने के लिए ट्रैक पर कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही कि एनपीटी का फिर मूल उद्देश्य क्या है, जब यही देश जो प्रमुख जो कह सकते हैं स्थायी सदस्य ही जब इतना तेजी से विकास करना, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे वह चीन हो, तो अन्य देश क्या करेंगे। तो सम्मेलन में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका एक आक्रामक प्रकृति, गैर जिम्मेदार परमाणु खतरों और रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार परमाणु खतरों के बीच अंतर करना चाहते थे, लेकिन रूस और चीन ने पश्चिमी प्रयासों को पूरी तरह से रोक दिया। अन्य संधियां भी जैसे परमाणु निशस्त्रीकरण पर प्रगति की पर हैव नॉट्स ने सफलतापूर्वक परमाणु हथियारों के निषेध पर एक संधि, जिसे TPNW कहते हैं, तो यह प्रतिबंध संधि भी से कहते हैं, तो 2017 में बात हुई, 2021 में यह लागू हो गया। और दोस्तों इसमें 86 जो है आप हस्ताक्षरकर्ता थे। तो दोस्तों TPNW एक नया कानूनी साधन बनाता है और जून में वियना में अपनी बैठक में TPNW राज्यों ने परमाणु हथियारों को कलंकित करने और वैधीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध किया और सभी परमाणु खतरों की निंदा की और उनके खिलाफ एक मजबूत वैश्विक प्रतिबंधात्मक मानदंड का निर्माण किया। अपेक्षित रूप से परमाणु संपन्न और उनके सहयोगियों ने वियना बैठक में, ये कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा है, तो वियना बैठक को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन इस राजनीतिक वास्तविकता को नजरअंदाज करना कठिन होगा क्योंकि अधिक से अधिक एनपीटी सहयोगी उनके झांसे में आ जाते हैं। तो दोस्तों व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 में, जिसे CTBT कहते हैं, संपन्न हुई थी, लेकिन अभी तक यह औपचारिक रूप से लागू हुआ ही नहीं।
क्यों? क्योंकि दो प्रमुख शक्तियां हैं। कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन ने अभी तक इसकी पुष्टि ही नहीं की। हालांकि यह सच है कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण की योजना जल्द ही सीटीबीटी के खिलाफ चल सकती है। और कोई भी एनपीटी को तोड़ना नहीं चाहता, कोई भी एनपीटी को अस्थिर करना नहीं चाहता, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आज की राजनीतिक अवास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। और एक बहुध्रुवीय परमाणु दुनिया में प्रतिद्वंदिता नई चुनौतियों का निर्माण करती है, जो कि 1960 के दशक के द्विध्रुवीय युग में एनपीटी के समापन पर दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से अलग थी। तो इस नई चुनौतियों को संबोधित किए बिना एनपीटी क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। और इसके साथ परमाणु हथियारों के खिलाफ वर्जना जो 1945 से चली आ रही, मैंने बताया था ना कि परमाणु हथियार का प्रयोग 1945 में किया गया था, उसके बाद इस पर रोक लगाने की बात की जा रही थी, लेकिन यह आज भी देख रहे हैं कि इंडिया बिहाइंड चाइना पाक इन ए वॉरहेड। यहां पर देख सकते हैं सबसे अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास है? रूस के पास, फिर यूएसए के पास है, चीन के पास है, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया के पास 160 हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो इसमें जैसे यहां देख सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, यह चारों देश हस्ताक्षरकर्ता नहीं है एनपीटी के। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 6 पर। सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर, इसको भी सुरक्षा के अंतर्गत डाल सकते हैं। इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मोर देन पैचेज। तो दोस्तों साइबर क्राइम बढ़ने के साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने नीड टू वर्क इन टेंडम, यानी कि इस समय दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। दोनों के बिना इस साइबर क्राइम से नहीं निपटा जा सकता है। यानी देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में, यानी लास्ट 5 ईयर अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, फ्रॉम 12,317 केसेस ऑफ साइबर क्राइम इन 2016, देयर वर 50,000 से अधिक केसेस रजिस्टर्ड इन 2020। तो सोचिए 50,035 केसेस 2020 में यह हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस खतरनाक प्रवृत्ति के बावजूद साइबर अपराध की जांच करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता सीमित है। दोस्तों जहां तक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता का संबंध है, हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ परस्पर विरोधी निर्णय थे। कानून अंततः अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव गोरंत्याल तथा अन्य में तय किया गया था कि न्यायालय ने माना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B, ये ध्यान रखेंगे 65B के चौथा उपसेक्शन है के तहत एक प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के लिए अनिवार्य पूर्व आवश्यकता थी, और यदि मूल रिकॉर्ड का उत्पादन नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से यह देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है इस पर केंद्र और राज्य को। क्योंकि देखिए राज्य सूची में पुलिस है। तो दोस्तों यहां पर देखिए साइबर क्राइम बात आई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। यहां पर हमने दिया भी हुआ है कि क्या होता है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है। यानी आपने देखा होगा कि आपको अपना एक लिंक भेजेगा, लिंक पर क्लिक करने को कहता है, और क्लिक करने के बाद ही आपके सारे पैसे गायब हो जाते हैं और देखते देखते आपका अकाउंट खाली हो जाता है। ओटीपी फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। तो इस तरह से इस पर केंद्रीय एजेंसियां, पुलिस दोनों कार्य देखती है। पुलिस राज्य का विषय है और केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार देखती है। तो राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था होने के नाते अपराध की जांच करने और आवश्यक साइबर अवसंरचना बनाने का प्राथमिक दायित्व किसका है? राज्यों का है। लेकिन साथ ही आईटी अधिनियम और प्रमुख कानून केंद्रीय कानून होने के कारण केंद्र सरकार प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समान वैधानिक प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरह से भारत सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे I4C कहेंगे, याद रखना। लेकिन अभी भी बहुत कुछ चुनौतियां हैं, बुनियादी ढांचे की कमी है। तो दोस्तों यह बुनियादी ढांचे की कमी में क्या है कि कोई प्रक्रियात्मक कोड नहीं है। यानी साइबर या कंप्यूटर से संबंधित अपराधों की जांच के लिए
अलग से कोई इसके प्रक्रियात्मक कोड नहीं है। चूंकि पारंपरिक अपराध के साक्ष्य की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रकृति में पूरी तरह से भिन्न होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से निपटने के लिए मानक समान प्रक्रियाएं निर्धारित करना आवश्यक है। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी भारतीय मानक IS, ISO, IEC 27037 2012 के व्यापक डिजिटल साक्ष्य की पहचान, संग्रह, अधिग्रहण और संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए। दोस्तों, दूसरा है तकनीकी कर्मचारियों की कमी है, यानी साइबर अपराध की जांच के लिए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए राज्य द्वारा आधे अधूरे प्रयास किए गए हैं। अब सोचिए, कला, वाणिज्य, साहित्य और प्रबंधन में अकादमिक पृष्ठभूमि वाले एक नियमित पुलिस अधिकारी कंप्यूटर या इंटरनेट के कामकाज की बारीकियां समझने में असमर्थ हो सकता है। ऐसे में उसे ट्रेन करने की आवश्यकता है। इसी तरह साइबर लैब को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। दोस्तों, राज्यों की साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को नई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ उन्नत किया जाना चाहिए, यानी हम इसको और हाईटेक बनाएं, तभी जो है इस साइबर क्राइम से हम निपट सकते हैं। स्थानीयकरण की आवश्यकता है, यानी अधिकांश साइबर अपराध प्रकृति में अंतर क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के साथ यानी अन्य देशों में चले जाते हैं। तो विदेशी क्षेत्रों के साक्ष्य एकत्र करना न केवल एक कठिन प्रक्रिया है, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया भी है। तो दोस्तों, अधिकांश अब तो यानी कि भारत का अगर देखा जाए तो 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्थाएं हैं। सोचिए, अन्य देश में अगर चला गया तो अब क्या स्थिति होगी। तो अधिकांश सोशल मीडिया अपराधों में आपत्तिजनक वेबसाइट या संदिग्ध के खाते को तुरंत ब्लॉक करने के अलावा अन्य विवरण बड़ी IT फर्मों से जल्दी सामने नहीं आते हैं। तो इस तरह हमें से इसलिए डेटा स्थानीयकरण को प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि प्रवर्तन एजेंसियों को संदिग्ध भारतीय नागरिकों के डेटा तक समय पर पहुंच प्राप्त हो सके। और दोस्तों, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके तहत सार्वजनिक सेवाओं का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण करने की बात की गई। इस रणनीति के तहत यानी सभी डिजिटलीकरण पहलों में डिजाइन के शुरुआती चरणों में सुरक्षा पर ध्यान दें। इस तरह से आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, यानी एकीकृत सर्किट, ICT और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और उसकी मैपिंग करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण, यानी जोखिम की तैयारी के लिए कमजोरियों और तैयार करने वाले ऑडिट मापदंडों का भंडार बनाए रखना। इसी तरह से राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। छोटे और मध्यम व्यवसायों की सुरक्षा, तो यह सब महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके लिए बजट, चूंकि वार्षिक बजट का 0.25% का न्यूनतम आवंटन, जिसे 1% तक बढ़ाया जा सकता है। तो साइबर सुरक्षा के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। तो यहां पर देख सकते हैं क्वाड, तो जिसे क्या कहते हैं, QUAD। तो यह 4 देशों का समूह है। तो इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। क्वाड की जो मीटिंग की जा रही है, महत्वपूर्ण यही है कि अभी यहां पर जो कल की न्यूज में आया था, जो वो अभ्यास चल रहा है, बोस्टोक अभ्यास, और साथ साथ क्या है, SCO की बैठक, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है यह मीटिंग बुलाई जा रही है। जैसे कि अब क्वाड का इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि समृद्ध समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काम करना है। और दोस्तों, इसकी पहली बैठक 2007 में हुई थी और इसे समुद्री लोकतंत्रों का भी गठबंधन कहा जाता है। और फिर बाद में 2017 से यह पूरी तरह से लगातार इसकी बैठकें हो रही हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण है, पॉक्सो कोर्ट ग्रांट बेल टू वालियार केस एक्यूज्ड। तो यानी यहां पर देख सकते हैं, वालियार मामले के आरोपी को जमानत दे दी गई। केरल के पलक्कड़ में पॉक्सो अदालत ने वालियार नाबालिग बहनों की मौत के मामले में 2 आरोपियों को जमानत दे दी। हालांकि इसका विरोध हो रहा है। अब यहां पर आपके लिए जानना आवश्यक है कि पॉक्सो कोर्ट है क्या। तो यह खास तरीके के कोर्ट होते हैं जहां पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस शामिल किए जाते हैं। और इस कोर्ट में ADJ लेवल के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर होने वाले यौन शोषण अपराधों के लिए यह तैयार किए गए हैं। तो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस की सुनवाई की जाती है। साथ ही इस कोर्ट में IPC की तुलना में सजा के प्रावधान ज्यादा कड़े हैं और
तीसरा जो महत्वपूर्ण है, बीएसएफ ड्रोन बेस्ड टीयर गैस लॉन्चर इज आउट, यानी सीमा सुरक्षा बल ने दंगों और अन्य भीड़ नियंत्रण स्थितियों को नियंत्रण करने के लिए एक ड्रोन आधारित आंसू लॉन्च किया है, लॉन्चर विकसित किया है। तो इसे ग्वालियर में यह कह सकते हैं टीएसयू, यानी यहां पर देख सकते हैं स्मोक लॉन्चर यानी ड्रोन टीयर स्मोक लॉन्चर विकसित किया गया है। और यह गैर घातक युद्ध सामग्री के स्वदेशी उत्पादन से विदेशी युद्ध सामग्री पर निर्भरता भी इससे कम होगी। और दोस्तों बीएसएफ क्या है, तो 1965 में इसका गठन किया गया था। यह सीमा सुरक्षा बल यानी सीमाओं की सुरक्षा करता है और इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और अब बढ़ते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। तो साइबर युद्ध सरकार की ओर से उतना ही ध्यान देने योग्य है जितना कि आज के समय में अन्य रूढ़वादी युद्धों पर। तो इसको स्पष्ट करें, इसको हमने बहुत अच्छे से आपको न्यूज में बताया है, इसे लिखिएगा जरूर। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अपनी रक्षा स्वदेशीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति का मूल्यांकन करें। तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, यानी 3 भागों में, भूमिका, मुख्य भाग यानी मध्य भाग और निष्कर्ष। और दोस्तों अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि आईएनएस विक्रांत, ध्यान रखेंगे, आईएनएस विक्रांत का कितना फीसदी पार्ट स्वदेशी है। दूसरा प्रश्न यह है, नौसेना के ध्वज में किस मराठा शासक को श्रद्धांजलि दी गई है। और दोस्तों इसी में एक प्रश्न और है कि यह जो सत्यमेव जयते है वो कहां से लिया गया है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, सीटीबीटी यह समझौता कब आया था। और चौथा प्रश्न यह है कि सीमा सुरक्षा बल यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इन चारों प्रश्न के उत्तर जरूर दीजिएगा। आप लोग आज सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं, तो इसलिए यही आपसे आशा करता हूं कि इन चारों प्रश्न के उत्तर आप लोग जरूर देंगे। और इस तरह से अब आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में तो उत्तर आपको जरूर देना है। धन्यवाद।